सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो जो है बेहद रोचक आपके लिए है, क्योंकि जो विषय है वो रोचक है कि लाख हम बातें बनाएं और बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन बिना धन के कुछ संभव नहीं है। कहावत है ना कि भाई धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ऐसा कहा गया है कि धन जो है सब कुछ तो नहीं है, नो डाउट, लेकिन बहुत कुछ है। और धन कितना आपके पास हो, कितना धन आएगा, तो दोनों चीज़ें हैं कि कमाने से तो धन का रिलेशन है ही है, जो अर्निंग आप करते हैं। लेकिन एक ये भी कहावत जुड़ी है कि केवल कमाने से धन नहीं होता है, धन कितना खा पी के बच रहा है। जैसे फ्री एनर्जी में हम लोग पढ़ाते थे या गुरुजी लोग बताते थे कि फ्री एनर्जी का मतलब कि अपनी जो एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं सांस लेने में और शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो नहीं, जो एनर्जी यूजफुल वर्क में आप लगा रहे हैं उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। उसी तरह से आपके धन के खर्च के बाद अगर कुछ बच रहा है, आपका काम भी हो रहा है और कुछ बच भी रहा है, तब आप धीरे 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 क्या होगा कि आपके पास संचित धन होगा। और ये संचित धन और आपका धन कितना आएगा कितना नहीं आएगा, संचय कम होगा ज़्यादा होगा, इसका कुंडली से बेहद रिलेशन। वैसे तो जीवन की हर घटना का कुंडली से रिलेशन, कुंडली आपके प्रारब्ध से लेके और मौजूदा समय के जो चीज़ें हैं उनका लेखा जोखा है कुंडली में। तो आज की वीडियो में यही है कि आप धन अगर आपके पास है, जो फ्लो होके आ रहा है, वो कैसा है, फ्लोइंग कैसी है, धन आपके पास आएगा, और खर्च करने के बाद जो धन बचेगा, इन दोनों का क्या बैलेंस है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडली में आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव है उससे हम क्या कहते हैं, धन भाव। हालांकि उससे हम धन भी देखते हैं और वाणी भी देखते हैं और कुटुंब भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको धन भाव कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा घर है ये किसका है? अगर वहाँ 2 लिखा है तो उसके मालिक कौन है? शुक्र है, और शुक्र का घर है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष कुंडली मतलब कि एक इमेजिनरी कुंडली जिसमें कि नंबरिंग 1 2 3 करके 12 तक सभी भाव। तो दूसरे भाव के विश्लेषण का आपके पास कितना धन संचय है, पैतृक रूप से आपको धन कितना मिला है, कितना आपके पास बचा है, इन सब का लेखा जोखा किसके द्वारा हम करेंगे? सेकंड हाउस से करेंगे। नो डाउट लग्न तो हर एक भाव के विश्लेषण में लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन सेकंड हाउस के विश्लेषण में एक बार हमारी वीडियो सेकंड हाउस के विश्लेषण की ऑलरेडी आई हुई है। मैंने कई बार बताया कि री इन्वेस्टिगेशन होता रहता है, तमाम कुंडलियाँ आती रहती हैं और उनके विश्लेषण और प्रैक्टिकली उनसे जो बिहेव में वो हैं उसके साथ एक रिलेशन ढूंढने का प्रयास एक रिसर्चर करता है। और चूँकि मैं खोजी प्रवृत्ति का और रिसर्चर हूँ एकेडमिकली, ऐसे भी मेरे स्वभाव में खोज करना है, तो मैं बराबर ये इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अध्ययन से देखा कि जिन लोगों के भी सेकंड हाउस में शुक्र बैठे, शुक्र अपने ही घर, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र एक तरह से अपने ही घर में बैठे, ऐसे जितने भी लोगों को मैंने देखा है कि जिनके धन भाव में सेकंड हाउस में
शुक्र बैठे हैं और वो अगर कहीं अपने घर के हैं, अपनी राशि के हैं, मतलब सेकंड हाउस में या तो 2 लिखा है जहाँ शुक्र बैठे हैं, या 7 लिखा है, या उच्च के शुक्र हैं वहाँ 12 लिखा है। अब साथ साथ केवल शुक्र वहाँ बैठे हैं अकेला डिसाइड नहीं करेगा। अब आपको अपने 11th हाउस को भी देखना होगा कि जो लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ होगा तभी वो आप बचत कर पाएंगे, लाभ है नहीं होगा तो बचत क्या करेंगे। तो 11th हाउस जो कि लाभ का घर है, उस 11th हाउस के विश्लेषण को सेकंड हाउस के विश्लेषण से हम रिलेट करें। लग्न तो है ही, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में कि लग्न के स्वामी, मान लीजिए कि आपकी लग्न सिंह लग्न की है। अब लग्न के स्वामी कौन हुए? सूर्य हुए। हर एक जो राशि है उनके कोई न कोई लॉर्ड हैं, तो लग्नेश आपके सूर्य हुए अगर 5 लिखा। और मान लीजिए कि आपके 7वें घर में बुध लिखा है, लग्न के ठीक नीचे सूर्य भी है, साथ में बुध भी, मतलब सूर्य बुधात योग है आपके 7th हाउस में, जो कि पत्नी का भी घर है, पति का भी घर है, पार्टनर का घर है। साथ साथ हम व्यापार को भी 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस में मान लीजिए कि सूर्य के साथ बुध बैठे हैं। अब इस कुंडली के विश्लेषण में देखिए कि लग्न में 5 है तो दूसरे भाव में कौन सा अंक आ जाएगा? आप गिनिए, 6 आ जाएगा। और 5 है तो उसके पहले बारह में भी 4 होगा, इधर से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में 11th हाउस में कौन सा अंक आएगा? 3 आएगा। 11 में 3 होगा तो 12th में 4th होगा, 4 लिखा होगा, और लग्न में 5 होगा, और दूसरे भाव में फिर 6 आ जाएगा। तो लग्न के स्वामी के साथ दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी कौन होंगे? बुध होंगे। और 11वें भाव जिसमें 3 लिखा उनके स्वामी कौन होंगे? वो भी बुध होंगे। अब अगर आपके कुंडली के 7th हाउस में सूर्य के साथ बुध आ गए तो क्या होगा? इसका मतलब कि आपके लग्न के स्वामी के साथ दूसरे भाव धन भाव और 11वें हाउस मतलब लाभ भाव के स्वामी आके बैठ गए। ये बड़ी सुखद स्थिति है कि लग्न के स्वामी मीन्स कि आप अपने पौरुष से लाभ और धन दोनों कमाएंगे, लाभ कमाएंगे और धन आपके पास संचित होगा। अब सवाल है कि कितना धन संचित होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लग्न के स्वामी आपके सूर्य हैं और 11th वहाँ लिखा है 7th हाउस में, शनि घर में बैठे हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, लग्न के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, वो एक अलग घटना है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति हम नहीं कर सकते, क्योंकि लग्न के स्वामी अपने किसी मित्र के घर में नहीं बैठे हैं। ठीक है, सूर्य बैठे हैं शनि घर में, तो पुत्र के घर में अगर पिता जाएगा तो मार के तो नहीं भगाएगा, उतनी बुरी हालत भी नहीं है कि पुत्र कितना भी टेढ़ा हो पिता को अब भगा तो नहीं देगा। लेकिन अब आपके जो बुध हैं, ये देखना होगा कि बुध की डिग्री कैसी है, बुध कितने डिग्री के और सूर्य कितने डिग्री के। अगर बुध 1 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के हैं, तब तो ये बड़े कॉम्बिनेशन के बाद भी आपके पास धन संचय होगा, खाने पीने के बाद नॉमिनल धन संचय होगा। लेकिन अगर बुध की डिग्री अच्छी है और बुध शनि के घर में है तो ठीक है, शनि तो बुध के नैसर्गिक मित्र ही है। अगर डिग्री अब देखना होगा डिग्री कैसे। दूसरी है कि जो सेकंड हाउस है उनके नक्षत्र क्या है ना। सेकंड हाउस में जो बैठे हैं, जो राशि है
आपकी मिथुन राशि, उसके नक्षत्र क्या है, 11th हाउस लाभ भाव में वहाँ नक्षत्र क्या है, नक्षत्र आपस में विरोधी है, लग्न के नक्षत्र के मित्र है कि ये भी देखना होगा। तो आपके पास धन कितना रहेगा, कितना बचेगा, कितना पैतृक धन होगा, कितना आप जोड़ पाएंगे, उसके लिए नक्षत्रों का भी आपको ध्यान देना होगा, लग्न का भी ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए एक दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करें कि मान लीजिए कि 3 लग्न में आ जाए, मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न है तो उसके मालिक कौन होंगे, बुध होंगे। 3 लग्न है तो बगल में कौन होगा, 4 होगा, उसके मालिक कौन होंगे, चंद्रमा होंगे। और इस तरह से मिथुन लग्न है तो आप देखेंगे कि जहाँ 11th हाउस है वहाँ पे 1 होगा। तो 11th हाउस के लॉर्ड कौन कहलाएंगे, मंगल होंगे। और 4th हाउस के लॉर्ड्स कौन होंगे, चंद्रमा होंगे। तो अगर बुध के साथ, लग्न के स्वामी के साथ चंद्रमा और सूर्य ये लोग भी आ जाएं, बुध सूर्य चंद्रमा एक साथ हो जाएं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति होगी, धन उसको मिलेगा, धन होगा, पैतृक धन भी होगा। तो लाभ भाव जो 11th हाउस है, अब इसके साथ 12th हाउस को भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाभ आपको हो रहा है, 10 रुपए का आपने दुकान खोला है, शाम को 100 रुपए का लाभ हो रहा है। और खर्च तब, अगर आप, कई एग्जाम्पल हमारे पास अपने गांव के लोगों का है, कायस्थ लोग हैं जो दुकान उकान नहीं करना जानते, वैश्य लोग तो जानते हैं। अब आप कहेंगे जात बात की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ तो असर है, ऐसा नहीं कि एकदम से जीरो है, मानवता अपनी जगह है। लेकिन हमने देखा कि पेशा कई पीढ़ियों से जो वैश्य लोग व्यापार करते हैं, उनके बच्चे इन जनरल सफल। कायस्थ बिरादरी को तो मैंने देखा कि व्यापार में एक्सेप्शनली कोई सफल, अदरवाइज उसको ज्ञान नहीं है, वो खाने का बड़ा शौकीन है, और पता लगा 100 रुपया मिला, फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा को उसमें नहीं कि 50 रुपया दुकान में अपने जोड़े। अब जाके वो 1 पाव 1.5 पाव मीट मुर्गा खरीद लेगा, खाएगा, सोचेगा पूरा उड़ा दिया। जो पूंजी है उसमें भी 2-4 रुपया और मसाला तेल में खर्च कर देगा। तो अब बताइए कि धीरे धीरे वो अमीर होगा या फिर धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। तो वही हाल है कि 12th हाउस जो कि खर्च का घर है, अगर खर्च आपका ज़्यादा है, खर्च हाउस आपका अच्छा नहीं है, वहाँ पे मंगल हैं, राहु हैं, इस तरह के लोग हैं, या आपके लाभ भाव के मालिक ही खर्च भाव में बैठ गए जाके, साथ में धन भाव के मालिक भी खर्च भाव में बैठ गए, तो अब आप बताइए कि ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, नहीं अच्छी होगी। जो लाभ कमाएंगे, देख रहे हैं कि धन भाव के मालिक भी और आपके लाभ भाव के मालिक भी खर्च भाव में बैठ गए। 12वां हाउस तो खर्च कराता ही है, हर तरह का खर्च, पैसे का खर्च, स्वास्थ्य भी डैमेज होगा, उसमें भी पैसा खर्च होगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा धनी होना है कि देखना होगा कि लाभ भाव की हालत क्या है, खर्च भाव की हालत क्या। अष्टांग वर्ग में खास करके जाएंगे जब, तो हम लोग नंबर को भी देख सकते हैं कि ओवरऑल उस भाव को कितना नंबर मिल रहा है। अगर धन भाव को मान लीजिए 35 नंबर मिल गया, लाभ भाव को 35 नंबर मिल गया, और खर्च भाव को 21 नंबर मिल गया, तो आप निश्चित रूप से आपके पास संचित मनी बहुत होगी, आप धनी होंगे। और लाभ भाव को 23 नंबर, खर्च भाव को बहुत नंबर मिल गया, तब फिर दिक्कत आ जाएगी। कहने का मतलब कि आपको कितना धनी होंगे, इसके लिए सेकंड हाउस का विश्लेषण करना है, लग्न का विश्लेषण करना है,
खर्च भाव में 12th हाउस का विश्लेषण करना है और 11th हाउस लाभ भाव का विश्लेषण करना है। ये सब विश्लेषण में लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार कहा है कि लग्न एंड लग्नेश है ना की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए बार बार मेरा ये आग्रह होता है शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, कि भैया अपने लग्न को क्या करो, मजबूत करो। जो भी उपाय सुझाए जा रहे हैं अपने से ज्ञान है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई अच्छे ज्योतिषी से पूछ के लग्न को तो मजबूत करो, क्योंकि कमजोर लग्न वाले का कुछ होने वाला। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही क्षीण है, आप कमजोर आदमी है, धन भाव है, कोई उठा ले जाएगा आपका, छीन लेगा आपको, बेवकूफ़ बना देगा आप। तो लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन लग्न के साथ साथ अगर सेकंड हाउस अच्छा है, लाभ भाव और खर्च भाव में बैलेंस है, काफ़ी लाभ भाव की बेटर स्थिति है, देन योर मनी विल बी डिपॉजिट मोर एंड मोर एंड अल्टीमेटली यू बिकम से रिच मैन। आप धनी होते जाएंगे। कुछ चीज़ें की चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे कि कॉम्बिनेशन में कौन लोग साथ हैं। आपके पत्नी भाव में अगर लाभ भाव के मालिक आ गए हैं तो शादी के बाद। और दूसरी चीज़ कि बिना नवमांस के विश्लेषण के कोई भी विश्लेषण मैं मानता हूँ अधूरा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नवा भाव भाग्य भाव है और नवमांस का मतलब है कि भाग्य भाव की एनालिसिस हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी लग्न की एनालिसिस के साथ साथ चंद्र कुंडली को देखिए और नवमास, ये तीन तो बेसिक है। थोड़ा ज्ञान हो जाए तो चलित को भी देख लीजिए, लेकिन ये तीन तो मतलब बेसिक नॉलेज है आपकी। चंद्र कुंडली देखिए, लग्न कुंडली देखिए और नवमास देखिए। इनके विश्लेषण के उपरांत आप फलादेश जो है वो बोलिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बोर्ड पर भी सोच रहा हूँ आने वाले दिन में, पहले भी एक आध बार किया हूँ, और बोर्ड पर मैं सब्जेक्ट का तो है ही है, कुंडली का भी मैं बोर्ड पर भी पिक्चराइज करूँगा, जिससे कि आप को और भी आसानी जानने। बेसिक अगर आप थोड़ा जान जाएंगे ज्योतिष का तो आप ज्योतिष में आगे बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज को पाने के लिए चूँकि मैं एक टीचर हूँ, साथ में ज्योतिषी का भी काम कर रहा हूँ, तो आप उस टीचिंग का जो मेरा गुण है, जो टीचिंग मुझे विरासत में भी मिली है बाप दादा से, उसका भी आपको आनंद प्राप्त। मेरी वीडियो को अंत तक देखा करें और उस वीडियो को देखने के साथ साथ उसको अपनी कुंडली पे अप्लाई करें। पहले कि घर वालों कुंडली करें, क्योंकि इतनी कुंडली तो आप ज्योतिषी नहीं, कौन देगा आपको कुंडली, आप कहाँ से जानेंगे। तो शुरुआती दिनों में अपने घर वालों की, अपने परिचितों की कुंडली पे उसको अप्लाई करें, और अगर लगता है कि चीज़ें सही हो रही तो मुझे भी कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्लास का रिस्पांस मुझे मिले। मैं बराबर करता रहा हूँ क्लास में भी कि बच्चों से मैं रिस्पांस लेता हूँ। तो आपको भी अगर लगता है कि कुछ चीज़ें सही उतर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट मुझे ज़रूर से आप लिखें, और अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन हमेशा, सलाह सजेशन वेलकम है मेरे द्वारा। मैं तो क्लास में भी कोई बच्चा अगर मुझे कुछ पढ़ के किताब से आया, कोई जरूरी नहीं मैं हर चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कोई ब्रह्मज्ञानी थोड़ा हूँ, मैं भी तो पढ़ के लोगों ने मुझे सिखाया है। अगर उसने कोई चीज़ बताई है तो मैं फिर उसको आके घर में देख के किताब में, और बड़ा खुश होता हूँ कि बच्चे ने मुझे ये चीज़ बताई है। तो आपको भी अगर ज्योतिष में मेरी चीज़ें पसंद आती हैं तो एक बहुत बड़ी गुरदक्षिणा आपके लिए है कि लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
इसका प्रचार करें जिससे वो लोग लाभान्वित हों। क्योंकि इस कुंडली विश्लेषण का एक पर्पज ये भी है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, और जो एक टेरर का माहौल है कुंडली के थ्रू, और जो एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसे अधिक से अधिक मैं रोक सकूं, ये भी मेरा एक पर्पज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम है। और मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर भी है, क्या है? 9412012236। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9412012236। प्रोफेसर के श्रीवास्तव, आई एम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो डॉक्टर के श्रीवास्तव से भी वीडियो मिलेगी देखने को, प्रोफेसर के श्रीवास्तव से भी आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन श्रीवास्तव में SRIVASTAV लिखेंगे, है ना। तो बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद के साथ, और पूरी वीडियो को आप पुनः सुने, बार बार सुने, लोगों को सुनाएं, और इसी आशा के साथ मैं वीडियो अपनी यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। सभी को प्रणाम है मेरा।